स्टूडेंट्स, हमने एसेट्स के अंदर डिस्कस किया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज़ द कैश। ये चीज़ हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस शीट के अंदर। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स, और फिर जो रिसीवेबल्स हैं वो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कैश के हवाले से। द कैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एनी फर्म। और हमने आई थिंक ये यहाँ तक डिस्कस किया था लाइंस ऑफ क्रेडिट तक। और मैंने आपसे कहा था कि लाइंस ऑफ क्रेडिट वो आपको बैंक जो है वो बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो इनकम है उससे ज़्यादा एज डेट ले सकते हैं पैसे। अगर आपकी 50,000 इनकम है तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप 60 और 70,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो 10 और 20,000 अपर है जो आपको लिमिट वो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ द लाइंस ऑफ क्रेडिट। सो वो पॉसिबली आपको नेक्स्ट मंथ तक रीपे करनी होती है। और अगर आप 1 मंथ तक ना रीपे करें तो उससे आगे फिर आपको इंटरेस्ट पे करके फिर वो इंटरेस्ट के साथ रीपे होती है। तो वो उसकी फिर अलग से बैंक ने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी आप बनाते रहे हैं, जो कि क्या थी? समराइजेज कैश ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम एन अकाउंटिंग पीरियड। समराइज करती थी कैश ट्रांजेक्शन्स को, इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बनाया करते थे कैश को बेसिकली ये देखने के लिए कि कैश में ट्रांजेक्शन कौन कौन सी परफॉर्म हुई है। और फिर कैश मैनेजमेंट सिस्टम ये कहता है कि एक्यूरेटली अकाउंट फॉर कैश को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें, प्रिवेंट थेफ्ट एंड फ्रॉड, चोरी चकारी और फ्रॉड से बचें, मतलब रोकने की कोशिश करें। एश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट अमाउंट ऑफ कैश, और आपको इस चीज़ की यकीनी बनाए कि कैश होना चाहिए कंपनी के पास। अवॉइड अननेसेसरली लार्ज अमाउंट ऑफ आइडल कैश, और इस किस्म का कैश ना रखें जो कि रिसीव होने वाला है ही नहीं, और जो मतलब जैसे अकाउंट रिसीवेबल आप सोच के बैठे हुए हैं कि आपको आपके कस्टमर पे बैक कर देंगे, लेकिन शायद रियलिटी ऐसी हो कि वो अमाउंट 1 मंथ में मिलनी हो और 2 साल गुजर चुके हों और वो अभी भी आप सोच के बैठे हों और उसको भी अकाउंट रिसीवेबल्स अभी भी अपने अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर रहे हों। सो इस किस्म की ट्रांजैक्शंस को फिर रिकॉर्ड करने का फ़ायदा नहीं होता। So using excess cash balances efficiently, cash available for long-term investment may be used to finance growth and expansion of the business or to repay debt. जब आपके पास कैश होगा तो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और अपने डेट को रीपे कर सकते हैं। और जो कैश अवेलेबल है वो तो इस मकसद के लिए यूज़ होता है, मतलब जो आपके पास प्रॉफिट में से बचे, ये प्रॉफिट के बाद वाली बात हो रहा है। यूजिंग एक्सेस कैश बैलेंसेस एफिशिएंटली, जो आपके पास एक्सेस कैश है उसको या तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या डेट की रिपेमेंट में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है कैश नॉट नीडेड फॉर द बिजनेस पर्पसेस, जो कैश जो है बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंपनी स्टॉक होल्डर्स। तो जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक हो गया जी। फिर वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कैश। इंटरनल कंट्रोल ओवर द कैश, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा सकता है। सेग्रीगेट ऑथोराइजेशन, कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कैश, प्रिपेयर अ कैश बजट, प्रिपेयर अ कंट्रोल लिस्टिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स, रिक्वायर डेली डिपॉजिट्स, मेक ऑल पेमेंट्स बाय चेक, verify every expenditure before payment, promptly reconcile bank statement। तो अब इसमें वो यही बताना चाह रहा है कि जी आप जो है वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें अपने कैश की और एक अथॉरिटी क्रिएट करें उसके ऊपर, और उसको ठीक हो गया। और फिर उसका बजट भी बनाएं, फिर कैश रिसिप्ट साथ साथ मेंटेन करें हर चीज़ को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप बिज़नेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा होगा अगर आप ग्रॉसरी स्टोर से जाकर, जैसे ये मार्ट्स पर हैं, यहाँ से जाके कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो वो स्लिप आपको देते हैं। दैट इज़ अ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन यू एंड द मार्ट। यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्ट, सो दैट मस्ट बी इन द रिटन फॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक हो गया।
कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है उसकी राइटिंग होनी चाहिए, और वो यही होता है मोस्टली, या तो आप स्लिप्स ले रहे होते हैं या इन राइटिंग आप उसको मेंशन कर रहे होते हैं। तो बिजनेसेस के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक राइटिंग नहीं होगी तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। तो फिर ये कहता है जी कि चेक से ज़्यादा पेमेंट्स करें, और फिर कहता है जी एक्सपेंडिचर को साथ साथ वेरीफाई करते रहें और रिकंसाइल करते रहें बैंक स्टेटमेंट को। अब ये क्या होती है जी रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द बैंक स्टेटमेंट। एक बात याद रखिएगा कि इससे आगे क्या है, चलिए आगे तो क्वेश्चन आ गया। चलें, इस पिक्चर में से बैंक ही दिखाई दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट शोज द बिगिनिंग बैंक बैलेंस, डिपॉजिट मेड, checks paid other than debits and credit during the month, and ending bank's balance. ओके, चलें इस बात को आगे जाकर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको, ये तो अब अकाउंटिंग की टर्म में उसने एक बात कर दी है, थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको उसको मज़ीद क्लियर करता हूँ। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा समझाने की और हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। रिकंसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन बेसिकली क्या बता रही होती है? बैंक रिकंसिलेशन बता रही होती है, इट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिपोर्टेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, कैश बैलेंसेस इन द डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर रिकंसाइलिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो हमने बनानी ही नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं आगे आपके सामने इंशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन भी करूँगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड व्हाई वी मेड द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने बैलेंसेस को बैंक के साथ रिकंसाइल कर सकें। जैसे कि आपका अकाउंट बैंक में होता है, सपोज़ आपके वालिदैन हैं, उनके अकाउंट्स बैंक्स में हैं, या अगर आपका पर्सनली भी अकाउंट बैंक में है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मस्ट नो कि आपका कितना बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है और कितना बैलेंस बैंक से विड्रॉ हुआ है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। ज़रा आप ही वो सब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। ठीक हो गई बात? ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे बात कर दी, पर्सनल आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की है। अगर इसी बात को मैं लेके चला जाऊँ बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव में, कि मैं कहूँ जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन एक हमने अकाउंटिंग में पहले एक बात की है कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट एग्जिस्ट एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ। उसकी अपनी एक ज़ाती हैसियत है बिजनेस की। तो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का कोई ना कोई बैंक होगा और उसमें उसका अकाउंट भी ओपन होगा कंपनी के अपने नाम से। So now it's very important for the company to reconcile between the bank, reconciliation होनी चाहिए कि बैंक में कितना पैसा मेंटेन है और यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं वो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके बैठे हुए हैं, और जो बैंक के अंदर जो लोग इस कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके बैठे हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच bank knows but the company doesn't knows, and likewise there are a lot of things which the company knows but the bank doesn't knows। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक के नॉलेज में है और कंपनी के नॉलेज में नहीं है, और या तो वो कंपनी के नॉलेज में है और वो बैंक के नॉलेज में नहीं है। ठीक हो गया? तो रिकंसिलेशन की ज़रूरत तो तब ही पड़ती है जब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है कंपनी की और बैंक की आपस में, और कंपनी को या तो नहीं पता कि बैंक मेरे बिहाफ पर कितने पैसे रिसीव कर चुका है या कितने चार्जेस लगा चुका है, एक्सपेंसेस लगा चुका है मेरे बिहाफ पर, और या बैंक को नहीं पता होता कि कंपनी क्या कितने चेक्स अपने कस्टमर से रिसीव करके बैठी हुई है और वो अभी तक उसने बैंक में आके प्रेजेंट नहीं किए, और कंपनी ने और क्या क्या बिहेव किया है जो हमें हमारे नॉलेज में नहीं है।
तो रिकन्सिलेशन का क्या मतलब होता है? रिकन्सिलेशन का मतलब तो यही हो गया कि जो चीज़ें कंपनी को पता है और बैंक को नहीं पता, वो कंपनी बैंक को प्रोवाइड करती है, और जो चीज़ें बैंक को पता हैं और वो कंपनी के नॉलेज में नहीं है, तो वो चीज़ें बैंक कंपनी को प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया जी। मीन्स कंपनी का ही अकाउंट बैंक में है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ये से कि फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, या किसी भी चलें यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बैंक मौजूद है, वो है जी HBL बैंक। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक मौजूद है वो है जी अस्करी बैंक। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक मौजूद है वो है जी बैंक ऑफ पंजाब। ठीक हो गया। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर, फातिमा जन यूनिवर्सिटी के अंदर भी आई थिंक फर्स्ट वुमेन बैंक मौजूद है। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ अपने तमाम तरह रिकॉर्ड्स किसके साथ मेंटेन कर रही है? बैंक्स के साथ मेंटेन कर रही है। एक तरफ यूनिवर्सिटी अपना रिकॉर्ड ख़ुद भी मेंटेन कर रही है, और दूसरी तरफ इसी यूनिवर्सिटी का पैसा बैंक में भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट बैंक में ओपन है, तो वहाँ पर बैंक भी इसको मेंटेन कर रहा है। ठीक हो गया। सो द रिकन्सिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के नॉलेज में हैं और बैंक के नॉलेज में नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें बैंक के नॉलेज में हैं और वो यूनिवर्सिटी के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म करते रहते हैं जिसको रिकन्साइल एट द एंड ऑफ अ डे और एट द एंड ऑफ मंथ इस तरह से कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। यहाँ से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की जो उसकी नीड है और जो उसकी ज़रूरत है उसकी समझ फिर यहाँ से आती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों बैंक रिकन्सिलेशन हम बनाने जा रहे हैं। हम इस वजह से बैंक रिकन्सिलेशन बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमने बैंक बैलेंस को रिकन्साइल करना है विद द कंपनीज बैलेंस, जिसको यहाँ पे वो डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, ये देखें यहाँ पे ये इस लाइन में बात कर रहा है डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये बेसिकली कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही होगा। ठीक हो गया ना, कि जिसका अकाउंट बैंक में ओपन है, ये उसकी बात बेसिकली कर रहा है। ओके, सो दीज आर द आइटम्स reconciling the bank statement. These are the items balance as per bank, balance as per depositor और balance as per company। मतलब इसको आप as per company भी कह सकते हैं। डिपॉजिटर ना भी कहें तो इसको बैलेंस एज पर कंपनी का भी नाम दिया जा सकता है, और यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक का नाम जो है वो दे रहा है। ओके, बैलेंस एज पर बैंक के अंदर ये नीचे जितने भी आइटम्स हैं एडजस्टेड बैलेंस के ऊपर ये 3 जो आइटम्स हैं, ये वो बैलेंस हैं, ये वो अमाउंट्स हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस की अमाउंट्स होंगी जो कि कंपनी के नॉलेज में हैं और बैंक के नॉलेज में नहीं है। तो ये बैंक अपने पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। जो चीज़ें ऐड होने वाली हैं वो ऐड होंगी, जो सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। अब ये कंपनी के नॉलेज में थी, ये डिपॉजिट एंड ट्रांजिट कंपनी के नॉलेज में था, बैंक के नॉलेज में नहीं था। आउटस्टैंडिंग चेक्स कंपनी के नॉलेज में थे, बैंक के नॉलेज में नहीं थे। बैंक एरर्स, ये बैंक ने खुद से गलतियाँ की हैं, तो अब वो उसको प्लस और माइनस कर रहा होगा। तो ये जो बैंक एरर्स हैं ये बैंक की अपनी गलतियाँ हैं जिनको वो करेक्ट करेगा। लेकिन डिपॉजिट एंड ट्रांजिट कंपनी के नॉलेज में था, बैंक के नॉलेज में नहीं था। अब मैं आपको चलें बता भी देता हूँ कि व्हाट इज़ डिपॉजिट एंड ट्रांजिट। डिपॉजिट एंड ट्रांजिट वो चेक की अमाउंट्स हैं जो कि कंपनी ने अपने कस्टमर से रिसीव किए हैं और कंपनी ने अभी तक वो अपने पास चेक रखे हुए हैं और अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। ठीक हो गया। डिपॉजिट एंड ट्रांजिट वो चेक हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं बेसिकली, दीज आर द अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक हो गया। ये मिलने थे कंपनी को, फिर ये चेक आगे कस्टमर ने दे दी है कंपनी को और अभी तक कंपनी ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो ये क्या होगा, अब बैंक के नॉलेज में जब ये बात आएगी तो बैंक इसको अपने पास ऐड करेगा। आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से होंगे? आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स होंगे कि जो कंपनी ने किसी के नाम पर इशू किए हैं और कंपनी ये इशू कर चुकी है और उस जिस भी क्लाइंट के नाम पर ये इशू किए गए हैं उसने अभी तक अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में
ये चेक डिपॉजिट नहीं किया उस पार्टी ने। मींस कंपनी ने किसी को पैसे देने थे, और वो जब जिस क्लाइंट को पैसे कंपनी ने पे करने थे उसके नाम पे उसने चेक इशू कर दिया है, और उस क्लाइंट ने अभी तक वो चेक अपने जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। तो क्या होगा, अब फिर कंपनी बैंक को ये बताएगी कि जी ये हमने पैसे पे करने थे किसी को, ये हमने चेक उसके नाम पर लिख दिए हैं, ये आप अपने पास से लेस कर लें, क्योंकि ये पैसे ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। समझ गए बात? ये वो दो चेक्स हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट, जो पैसे मिलने थे, और आउटस्टैंडिंग चेक्स जो पैसे पास से जाने हैं, ये किसी के आपने देने थे, कंपनी ने देने थे। तो ये डिपॉजिट एंड ट्रांजिट और आउटस्टैंडिंग चेक्स वो अमाउंट्स हैं जो कि कंपनी के नॉलेज में थी लेकिन बैंक के नॉलेज में नहीं थी। तो ये दोनों वो अमाउंट्स हैं। ठीक हो गया जी। और फिर उसके बाद नीचे आगे बैंक एरर्स, ये बैंक के अपने एरर्स हैं, वो हम प्लस माइनस करेंगे तो बात सेट हो जाएगी। वो जब एरर्स आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगी। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ एरर्स ही होते हैं, बाकी ये तो समझ आ जाता है कि डिपॉजिट एंड ट्रांजिट कौन सी ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग चेक्स की कौन सी ट्रांजेक्शन है, बड़े आसानी से आप ये काम कर लेंगे। आप फंसेंगे बैंक्स एरर में जाके और बुक एरर में जाके। ओके, अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं जी, बैलेंस एज पर डिपॉजिटर्स और बैलेंस एज पर कंपनी अकाउंट्स आप कह सकते हैं, जो कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करके बैठी हुई है। आप ये देखें, इसमें फर्स्ट है जी डिपॉजिट बाय बैंक्स, क्रेडिट मेमोज का नाम दे रहा है, और ये नीचे जो माइनस सर्विस चार्जेस और नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स, ये डेबिट मेमोज होते हैं। ठीक हो गया। ये क्रेडिट और डेबिट मेमोज जो हैं ये बैंक के नॉलेज में हैं, और बैंक कंपनी को भेज रहा है कि जी ये आपके बिहाफ पर हमने ये कलेक्शन किया है और ये चार्जेस लगाए हैं, तो ये आपको नहीं पता, ये आप ले लें। अब ये बैंक के नॉलेज में था, ये दोनों डिपॉजिट बाय बैंक्स और सर्विस चार्जेस और एनएसएफ चेक्स, ये बैंक के नॉलेज में था लेकिन कंपनी के नॉलेज में नहीं था। तो अब बैंक उनको ये प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है जी आप ये रखें डेबिट एंड क्रेडिट मेमोज, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। अब डिपॉजिट बाय बैंक्स क्या है? डिपॉजिट बाय बैंक्स ये है कि अगर बैंक आपके बिहाफ पर किसी से पैसे रिसीव कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पर, क्योंकि ज़रा कंपनी का अकाउंट है, या कोई कस्टमर जो है वो डायरेक्टली वो कंपनी को पैसे नहीं देता, वो सीधे जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो या कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है और वो इंस्टॉलमेंट्स हर मंथ आती हैं और ये इंस्टॉलमेंट आ गई है उस पार्टी की तरफ से, तो दिस इज़ डिपॉजिट बाय बैंक्स। ये फिर वो उस कस्टमर की तरफ से जब वो पैसा डिपॉजिट करेगा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक के अंदर, तो दैट इज़ डिपॉजिट बाय बैंक्स। अब वो कंपनी के नॉलेज में नहीं है और बैंक के नॉलेज में क्योंकि है, तो इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट ऐड होगी। ठीक है, बैलेंस एज पर कंपनी और बैलेंस एज पर डिपॉजिटर के अंदर ये अमाउंट ऐड होगी कि ये बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्शन की है। या तो कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ था, वो लोन रिपेमेंट वो सीधी बैंक में करता है वो जो पार्टी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ही पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, वो भी क्रेडिट मेमोज के अंदर आ जाएगा, वो भी डिपॉजिट बाय बैंक्स है। और फिर लेस क्या हो रहा है, सर्विस चार्जेस। अगर आपके मतलब जो साल के बाद एटीएम चार्जेस कटते हैं, या जो आप बैंक से फाइनल अपनी जो बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसके ऊपर भी आपको चार्जेस कटते हैं, और बहुत सारी ऐसी मसलिनियस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं जिनके ऊपर आपको बैंक चार्जेस लगाता है, बहुत सारी सर्विसेज के बिहाफ पर जो आप बैंक से कर रहे होते हैं। तो वो चार्जेस क्या होंगे? अब वो चार्जेस बैंक के नॉलेज में है और हमारे नॉलेज में नहीं है कि बैंक ने कौन कौन से पैसे हमारे काटे हैं। तो वो क्या होगा, हम अपने पास से उसको कंपनी अपने पास से लेस करेगी। ठीक हो गया जी। ये नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स कौन से होते हैं? ठीक, नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स, नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स समझ लें कि यही होते हैं जैसे कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, कि एक कस्टमर ने हमें चेक दिया और हमने ये समझा, अब हमने उसको अपने पास से रिकॉर्ड कर लिया कि जी हमने से कस्टमर ने हमें चेक दिया, हम डायरेक्टली आके कंपनी को दे दिया है, और हमने कहा कि ठीक है जी 1000 रुपीज़ का ये चेक है, और एक कस्टमर ने हमारे 1000 देने थे, हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया 1000, और अब हमने जाके बैंक की नाइट डिपॉजिटरी में वो पैसे रख दिए, और फिर बैंक के नॉलेज में भी आ जाएगा, बैंक सुबह सुबह देखेगा कि जी ये तो डिपॉजिट ट्रांजिट है और ये कंपनी ने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, अब हम भी अपने पास रिकॉर्ड कर लें। लेकिन कल को जब बैंक शायद उस चेक को जब कन्वर्ट करें इनटू कैश, तो शायद ये पता चले
कि जिस कस्टमर ने पैसे हमें देने थे उसके अपने अकाउंट में ही 1,000 रुपया नहीं पड़ा हुआ, तो ये पैसा तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता हमारे इस अकाउंट के अंदर। ठीक, तो ये क्या होगा जी, ये होगा नॉट सफिशिएंट फंड चेक, कि जिसने आपके पैसे देने थे उसके अपने अकाउंट में पैसे नहीं है, तो अब फिर आप उस 1,000 को अपने पास ऐड नहीं कर सकते। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप नॉट सफिशिएंट फंड चेक को ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तो फिर आप ये नॉन सफिशिएंट फंड चेक को लेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये पैसे आपको बेसिकली आपको रिसीव ही नहीं हुए। आप ये समझ रहे थे कि जी पहले आपने मतलब डिपॉजिट एंड ट्रांजिट रिसीव किया, कि कस्टमर से चेक रिसीव किया, फिर आपने जाके वो बैंक में सबमिट करवाया, फिर बैंक ने आपको दोबारा बताया कि जी ये पैसे जो आपने हमें चेक दिया है ये तो चेक कैश हो ही नहीं सकता क्योंकि उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े हुए। तो फिर बैंक दोबारा हमारे नॉलेज में ये बात लाएगा और हमें बताएगा कि दिस चेक इज़ नॉट सफिशिएंट फंड चेक, जिसको आप अपने पास प्लस करके बैठे हुए हैं 1,000, ये आपको लेस करना पड़ेगा, ये चेक नहीं रिसीव हुआ। तो हम नॉट सफिशिएंट फंड चेक को इसलिए लेस करेंगे। और फिर किसी किस्म का अगर कोई एरर हमने किया है, बुक एरर, तो वो अकॉर्डिंगली या तो प्लस होगा। ये देखना पड़ेगा कि ये अगर हमारे अकाउंटेंट ने, कंपनी के अकाउंटेंट ने अगर कोई गलती की है तो वो बुक एरर में आएगी, और अगर बैंक के अकाउंटेंट ने कोई गलती की है तो वो बैंक एरर में आएगी। तो वो अकॉर्डिंगली उसी स्टेटमेंट से लेस ऐड या लेस हो रही होगी, कि अगर वो अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। इसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इन सॉफ्ट कॉपी, उससे आपको पता लग जाएगा मज़ीद कि व्हाट इज़ डिपॉजिट इन ट्रांजिट, व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग चेक्स, व्हाट आर डिपॉजिट बाय द बैंक्स, क्रेडिट मेमोज एंड व्हाट आर द डेबिट मेमोज, कि जिसमें सर्विस चार्जेस और नॉट सफिशिएंट फंड चेक आते हैं। ठीक है, डेबिट मेमोज में क्या आता है, सर्विस चार्जेस, नॉट सफिशिएंट फंड चेक। इसके मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में पड़े हुए हैं, जो है नोट्स भी हैं, इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाता हूँ और इसका एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन परफॉर्म करूँगा। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं एक्सेल पे परफॉर्म करूँगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करता है, और मुझे तमाम वो कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आपके पता हैं। अभी शायद आपने ये फर्स्ट टाइम जब सुन रहे होंगे तो यकीनी तौर पर इस वक्त तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट को ये ब्लैंक ही दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या सर बोल रहे हैं। पॉसिबली अगर मैं बड़ा, मेरी अचीवमेंट होगी कि अगर 60% को सही समझ आ गया और 40% को नहीं समझ आया, तो ये अचीवमेंट होगा। इस बैंक रिकॉन्सिलेशन को फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट नहीं समझते जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द रिकॉन्साइलिंग द बैंक स्टेटमेंट. So all reconciling items on the book side requires an adjusting entry to the cash account. अच्छा चलें छोड़ें इसको, ये adjusting entries हमने नहीं करनी. Okay, reconciling the bank statement. This is an example. Now we will try to understand this question, and after this we will try to do a practical question on MS Excel. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट लेते हैं जी इस क्वेश्चन से. प्रिपेयर अ जुलाई 31 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रिजल्टिंग जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज हमने नहीं करनी. फॉर सीमेंस कंपनी जुलाई 31 बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ कैश बैलेंस ऑफ $9610. ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है. वाइल द कैश लेजर अकाउंट ऑन द डेट शोज द बैलेंस ऑफ $7430. तो ये बुक स्टेटमेंट का बैलेंस है. ये जो कैश लेजर अकाउंट वो कह रहा है ये किसका होगा, ये बुक स्टेटमेंट का होगा. देखें दोनों के बैलेंस में फ़र्क है. अब हमने दोनों के बैलेंस को क्या करना है, रिकंसाइल करना है. दोनों का बैलेंस एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो आप अपने पास पैसा मेंटेन रख के बैठे हुए हैं वही दैट मस्ट बी इक्वल टू द बैलेंस जो आपका ये अकाउंट बैंक में ओपन है. तो दोनों बराबर होने चाहिए ना. ये तो नहीं कि आपके पास कम पैसे शो हो रहे हैं और बैंक ज़्यादा पैसे शो कर रहा है, इसका मतलब है वो इजाफी पैसे कहाँ से आए. तो ये देखने पड़ेंगे. ठीक है. Additional information necessary for the reconciliation is shown on the next page. So next page पे जाते हैं. Okay students, ये अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आउटस्टैंडिंग चेक्स टोटल $2417. अब चलें मैं सिर्फ रट्टे की बात करते हैं, छोड़े सारी बातों को, रट्टा लगाते हैं. अभी जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ आउटस्टैंडिंग चेक्स
कहाँ से लेस होते हैं जी? आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस होते हैं फ्रॉम दी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैं 2 स्लाइड्स पीछे जाता हूँ, ये देखें, ये लेस हो रहे हैं जी बैंक स्टेटमेंट से आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक हो गया, बस सीधा सीधा रटा है, बात ही ख़त्म होगी, बाद में समझाएंगे आपको इस बात को। ठीक है, क्यों बैंक स्टेटमेंट से लेस होते हैं ये आउटस्टैंडिंग चेक? इसलिए लेस होते हैं कि ये हमने किसी को पैसे देने थे और हमने ये चेक उसके नाम पर लिख दिए हैं, कंपनी ने लिख दिए हैं, मीन्स ये कंपनी ने, ठीक है, लिख दिए हैं, और ये बात अभी बैंक के नॉलेज में नहीं आई। तो हम बैंक को बताएंगे कि ये हमने पैसे किसी के देने थे और हमने उनके नाम पे चेक लिख दिया है, अनकरीब आपके अकाउंट से पैसा निकल जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये $2417 वो चेक, वो आउटस्टैंडिंग चेक है जो कि किसी के नाम पे कंपनी ने लिख दी हैं और अभी ये बैंक के नॉलेज में नहीं है, इसलिए बैंक में से लेस होंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज दी next one is the $500 check mailed by the bank for deposit. $500 check mailed to the bank for deposit had not reached the bank at the statement date. 500 का जो चेक है वो मेल किया था बैंक को डिपॉजिट के लिए, लेकिन वो भी बैंक में पहुंचा नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज़ द डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है। तो ये किसने मेल किया है चेक बैंक को? ये कंपनी ने किया है। इसका मतलब ये कि कंपनी ने अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लिया है। ये वो पैसे हैं जो किसी ने कंपनी को देने थे और कंपनी ने अपने पास $500 रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये चेक कंपनी ने भेज दिया बैंक को, लेकिन वो बैंक के पास पहुंचा नहीं है, तो दिस इज़ डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कि अब बैंक इसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा। कंपनी कर चुकी है, कंपनी के नॉलेज में है कि ये चेक हमने रिसीव कर लिया अपने कस्टमर से $500 का, लेकिन अभी ये बैंक के पास जो है नहीं पहुंच सका, तो बैंक इसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा। ठीक हो गया। सो आउटस्टैंडिंग चेक्स जो है वो लेस होंगे बैंक स्टेटमेंट से और डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐड होगा बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, ये देख लें, ये ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। ओके, उसके बाद आ गया जी आपके पास थर्ड वन स्टेटमेंट इज दी द बैंक रिटर्न अ कस्टमर्स नॉट सफिशिएंट फंड चेक फॉर $225 received as payment for an account receivables। आपको पैसे मिलने थे अकाउंट रिसीवेबल्स $225 के, बैंक ने आपको ये बताया है कि जी उस बंदे के पास तो $225 है ही नहीं, और ये तो चेक आपका नॉट सफिशिएंट फंड चेक का हो गया, NSF हो गया, नॉट सफिशिएंट फंड चेक, कि जो पैसे आपको मिलने थे वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि जिस कस्टमर ने आपको पैसे देने थे उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है $225, जिसकी वजह से ये चेक, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाउंस बैक हो गया, लेकिन इसको कहते हैं जी नॉट सफिशिएंट फंड चेक। तो अब ये नॉट सफिशिएंट फंड चेक हो गया, तो ये क्या होगा, ये बैंक के नॉलेज में आ गया है, क्योंकि बैंक ही इसको बेसिकली बता रहा है ना कि ये तो कैश हुआ ही नहीं, लेकिन ये कंपनी के नॉलेज में नहीं है, तो कंपनी इसको अपने पास से लेस करेगी। ये देख लें, ये देखें, नॉट सफिशिएंट फंड चेक बैलेंस एज पर कंपनी और बैलेंस एज पर डिपॉजिट से लेस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज द बैंक स्टेटमेंट शो $30 इंटरेस्ट अर्नड ऑन द बैंक बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बैंक स्टेटमेंट ने जो है वो ये शो कर रही है कि $30 हमने इंटरेस्ट अर्न किया। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब हमारे किसी डिपॉजिट पे जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट अर्न किया, तो हमारे नॉलेज में तो ये बात नहीं है, कंपनी को तो नहीं पता ना इस बात का, ये तो बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है हमारे डिपॉजिट के ऊपर, तो बैंक को पता है, कंपनी को नहीं पता। तो दिस इज़ द क्रेडिट मेमो। ये बैंक जब क्रेडिट और डेबिट मेमोज कंपनी को शो करेगा तो कंपनी को पता लगेगा कि कौन सा पैसा हमने रिसीव किया है और कौन सा पैसा हमने पे किया है, मतलब एज एन एक्सपेंसेस और एज एन चार्जेस। ये $30 ऐड होगा डिपॉजिट बाय द बैंक्स, ठीक है, ये इसमें आएगा।
ये जो था डिपॉजिट बाय द बैंक्स, दिस इज द क्रेडिट मेमो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी आपके पास चेक 781 फॉर सप्लाईज क्लियर्ड बाय द बैंक फॉर $268 बट वॉज erroneously रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज $240। अब देखें ये आ गया एरर। अब मैं आपको ये एरर समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जी, चेक नंबर 781 ऑफ सप्लाईज फॉर सप्लाईज क्लियर्ड द बैंक फॉर $268 बट वॉज erroneously रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज $240। अब ये जो चेक है जी फॉर सप्लाईज है, इसका मतलब है आपने कुछ परचेजेस की हैं। ठीक हो गया, हमने कुछ परचेजेस किए हैं और उन परचेजेस के अगेंस्ट हमने चेक इशू किया है। अच्छा, तो अब जो है दिस चेक इज क्लियर्ड बाय द बैंक फॉर $268। अब ये क्या हुआ, ये सप्लाईज बेसिकली पैसे हमारे पास से गए हैं। ठीक हो गया, ये पैसे हमारे पास से गए हैं, हमने पेमेंट की है सप्लाईज़ के लिए, हमने सप्लाईज़ परचेज़ की हैं, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की है और चेक नंबर 781 इशू किया है। और ये चेक जो था ये बेसिकली $268 का था और ये बिल्कुल ठीक बैंक ने क्लियर किया है फॉर $268, लेकिन गलती से हमने अपने रिकॉर्ड के अंदर बट वॉज erroneously रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज $240, हमने गलती से इसको $240 से रिकॉर्ड किया है। मीन्स ये गलती किसने की है, कंपनी ने की है। ठीक हो गया, ठीक है ना, ये देखें ना गलती किसकी वो बता रहा है, ये इनकी बता रहा है, बट वॉज erroneously रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज $240। तो गलती किसकी हुई फिर, कंपनी की गलती हुई। ठीक हो गया जी, ये कंपनी की गलती है बेसिकली, बैंक ने इसको ठीक लेस किया है। इसका मतलब ये हुआ ये पैसे हमारे पास से जाने हैं, हमने सप्लाईज परचेज़ की है और उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की है और वो पेमेंट बनती 268 की थी कि हमने अपने पास रिकॉर्ड 240 से कर दी है। तो अब क्या होगा, हम मज़ीद $28 से इसको अपने पास से लेस करेंगे, तब वो $268 के इक्वल हो जाएगी। मज़ीद लेस करेंगे, हमने 240 लेस किया है ना, मज़ीद 28 लेस करेंगे तो कितने फिर हो जाएंगे, टोटल 268 हो जाएंगे जो हम अपने पास से लेस कर लेंगे। मीन्स 240 हमने अपने पास से लेस कर लिए, अब मज़ीद 28 लेस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 268 हो जाएंगे जो हमने अपने पास से लेस करने हैं फॉर द सप्लाईज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये किसकी गलती है जी, ये बुक एरर है, कंपनी एरर है। तो ये देख लें, मैं सिर्फ शॉर्टली बता रहा हूँ, ये आगे उसका सोल्यूशन हुआ है। ये देखें ये कहाँ से लेस हो रहा है, ये यहाँ से लेस हो रहा है, ये कंपनी रिकॉर्ड से लेस हो रहा है $28। ठीक है, क्योंकि हमने 240 से उसको लेस कर दिया, मज़ीद 28 से लेस करेंगे तो रिकंसाइल हो जाएगा। हमने गलती से कम लेस किया है, ज़्यादा लेस करना चाहिए था, 268 लेस करना था, 240 लेस कर दी है। तो बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड इसको हम कहेंगे। इसमें से हमने ये रिकॉर्डिंग एरर लेस कर दी है। और ये बैंक का एरर भी देख रहे हैं, चलें ये नेक्स्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम उसको ऊपर देखते हैं, फिर हम उसको बात करेंगे। ठीक हो गया, चलें जी अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस बैंक एरर को। और $486 डिपॉजिट बाय द एक्मी कंपनी was erroneously credited to our accounts by the bank। किसी एक्मी कंपनी का डिपॉजिट था, कोई कंपनी है, कोई और कंपनी है, और $486 डिपॉजिट बाय द एक्मी कंपनी, ठीक है, was erroneously, अब गलती किसकी है वो बता रहा है यहाँ से, erroneously credited। क्रेडिट क्या होती है, मैंने आपको कहा था, एक बात याद रखिएगा, जो पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है दैट इज़ क्रेडिट, और जो पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ डेबिट। ये जो आपके पास होते हैं जी डेबिट कार्ड्स, क्या व्हाट दैट मीन्स, आप जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ अ डेबिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, और आप जो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं दैट इज़ क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वो बैंक के लिए एक एक्सपेंस ही है, मीन्स दैट इज़ अ क्रेडिट फॉर द बैंक, सिंपल। तो अब ये अमाउंट बेसिकली क्या हो गई है,
गलती से ऐड हो गई है हमारे अकाउंट के अंदर, और ये किसने की है? बैंक ने की है ये गलती। किसी कंपनी का चेक था 486 का, which is erroneously credited to our accounts by the bank, means bank has wrongly entered this amount in our account। हमारे अकाउंट के अंदर गलती से अमाउंट ऐड हो गई है, तो हमने इसको अब क्या करना है? लेस करना है। सो इस तरीके से ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। सबसे पहले उन्होंने बताया जी बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट क्वेश्चन के स्टार्ट में था 9610 का, उसमें ऐड हुआ डिपॉजिट इन ट्रांजिट $500 का, डिडक्ट हुआ जी उसके अंदर से बैंक एरर 486 का, ये जो भी मैंने आपको बताया कि एरोनियसली क्रेडिट हुआ है, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसा ऐड कर दिया, तो हम उसको अपने पास से लेस करेंगे। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग चेक्स लेस हुए हैं, तो 9610 के अंदर 500 ऐड होगा, और ये जो डिडक्शंस हैं ये लेस होंगी। ये दो डिडक्शंस हैं, इसके अंदर कौन कौन सी हैं? एक 486 बैंक एरर की है और एक आउटस्टैंडिंग चेक की है, ये दो लेस हो गई हैं। ठीक है, तो कैश बैलेंस कितना आ गया जी? एडजस्टेड कैश बैलेंस बाय द बैंक स्टेटमेंट 7207। उसके अलावा बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड इज 7430, ये हमने स्टार्ट में देखा था क्वेश्चन के। इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होगा क्योंकि दिस इज़ द डिपॉजिट बाय द बैंक, और लेस क्या हो रहा है? एक तो रिकॉर्डिंग एरर लेस हो रहा है कि 268 से लेस करना था, हमने 240 से लेस कर दिया, तो मज़ीद 28 से लेस किया, और नॉट सफिशिएंट फंड चेक को भी हमने अपने पास से लेस किया, क्योंकि हम ये समझ रहे थे पैसे मिल गए हैं लेकिन मिले नहीं, वो डिफ़ॉल्ट हो गई या उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो इस वजह से हमने इसको अपने पास से हमें मजबूरन पे उसके बाद लेस करने पड़ गए ये पैसे। हम सोचे थे हमने पहले ऐड कर दिए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो नॉट सफिशिएंट फंड चेक है, तो हमने इसको फिर अपने पास से लेस कर दिया। तो 7430 के अंदर 30 ऐड होगा और 253 लेस होगा, तो दिस बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू एडजस्टेड कैश बैलेंस ऑफ द कंपनी और डिपॉजिटर रिकॉर्ड मस्ट बी इक्वल टू द एडजस्टेड कैश बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों का इक्वल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक जो है वो इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में समझ चुके होंगे कि व्हाट आर द आइटम्स that are included in the bank statement and what are the items which are included in the company statement। so मैं आपको यही बात उस लास्ट में भी बता रहा था, डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो अमाउंट, मैं फिर इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो डिपॉजिट है जो कि कंपनी के नॉलेज में है, कंपनी ने इस 500 को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन बैंक के नॉलेज में नहीं था, तो जब ये बैंक को बताया गया या उस तक चेक पहुंचाया गया तो बैंक ने भी अपने पास ऐड कर लिया। बैंक एरर, ये बैंक का एरर था, उसने गलती से किसी के पैसे हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए थे, तो अब ये पैसे हमने अपने पास से लेस किए 486, तो ये अब लेस हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स हमने किसी के नाम पे कंपनी ने इशू किए हुए थे, ये चीज़ बैंक के नॉलेज में नहीं थी, जब कंपनी ने बैंक को बताई है तो बैंक ने भी अपने पास से लेस कर दी है। ठीक हो गया जी, तो ये अमाउंट लेस होगी 2903 वाली और ऊपर वाली दोनों ऐड होंगी, तो ये 7207 बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से बैलेंस एज पर डिपॉजिटर के अंदर क्या होगा? इंटरेस्ट, दिस इज़ डिपॉजिट बाय द बैंक, दिस इज़ क्रेडिट मेमो, एंड डिडक्शंस के अंदर ये जो 28 है और $225 है, दीज आर द डेबिट मेमोज। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एरर है कि बैंक ने गलती से जो है वो नहीं, सॉरी, हमने लेस करने थे 268 लेकिन 240 लेस कर दिए, तो गलती से हमने कम अमाउंट लेस की, हमें मज़ीद लेस करनी पड़ेगी, 28 हमने मज़ीद लेस की। नॉट सफिशिएंट फंड चेक, ये ऐसा ही कोई चेक था जो हमें रिसीव होना था, हमने सोचा कि हम रिसीव कर चुके हैं, लेकिन जब बैंक के पास आया तो बैंक ने हमें बताया कि नहीं, ये तो नॉट सफिशिएंट फंड चेक है, उस कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि यहाँ पे डिपॉजिट हो पाए आपके पास, तो फिर हमने इसको मजबूरन अपने पास से लेस कर दिया। अब ये बैंक के नॉलेज में है लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है, तो हमने इसको अपने पास से लेस कर दिया। सो आफ्टर रिकनसाइलिंग दीज बैलेंस यू कैन गेट दिस अमाउंट 7207। सो द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ रिकनसाइल्ड इन दिस वे कि जो चीज़ें बैंक
को पता है और वो कंपनी को नहीं पता, तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करता है, और जो चीज़ कंपनी को पता है और बैंक को नहीं पता तो वो इन्फॉर्मेशन कंपनी बैंक के साथ शेयर करती है। सो बाय थ्रू दिस वे द बैलेंस रिकनसाइल्ड बिटवीन द बैंक एंड द कंपनी। ये तरीकाकार होता है जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का और इन बैलेंस को रिकनसाइल्ड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।